नमस्कार। आपके अपने चैनल सुहानी ज्योतिष से मैं हरिश्चंद्रा गिरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और नए वर्ष के पूर्व संध्या पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह नया वर्ष आपके जीवन में काफ़ी शुभ हो, उन्नतिदायक हो। मित्रों, अपने ज्योतिष के एवं कुंडली ज्ञान सीखे सीरीज में आज मैं लगभग 7वां एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है आप पाठ को क्रम से सीख रहे होंगे या किसी भी पाठ को नहीं देख सके होंगे तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुंडली ज्ञान सीखो सीरीज को खोलकर आप पढ़ सकते हैं। मित्रों, मेरा उद्देश्य आप बखूबी जानते हैं, इस वेदांग विषय को जन जन तक पहुंचाऊं ताकि सब लोग इस विषय को सीख सके एवं इस विषय से लाभ प्राप्त कर सके, जो एक कंप्लीट साइंस पर डिपेंड है और हमारे पूर्वज भी इसी विषय को जानकर समझकर हमें इस ज्ञान के लिए सर्वथा प्रेरित किया। तो आइए, आज का विषय है हर कुंडली में हम कैसे समझे कि उस कुंडली के लिए कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है या मारक है, या कौन सा ग्रह कुंडली में सम का भाव रखता है। इसी विषय को जब तक हम समझेंगे नहीं, हम यह नहीं समझ सकते कि इस कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है, मारक है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कर दें ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। मित्रों, सर्वप्रथम हमें ग्रह को समझना होगा जो कि नेचुरली शुभ होते हैं। फंक्शनल शुभ अशुभ अलग बात है, पर नेचुरली शुभ कौन से ग्रह होते हैं उन्हें हमें समझना होगा। मित्रों, हम जानते हैं कि बृहस्पति एवं शुक्र ये दो ग्रह मूल रूप से शुभ प्लैनेट कहे गए हैं। बुध ये एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी कुंडली में जिनके साथ बैठते हैं उस हिसाब से फल देते हैं और उन्हीं के हिसाब से बर्ताव करते हैं। पर ये ग्रह बुध शुभ ही कहे गए हैं, लेकिन सम की स्थिति इन्हें माना जा सकता है। चंद्रमा ये शुभ प्लैनेट हैं, लेकिन पूर्ण चंद्र होने पर अगर चंद्रमा षष्ठी, कृष्ण पक्ष के कृष्ण षष्ठी से शुक्ल षष्ठी तक ये पाप होते हैं और शुक्ल षष्ठी से कृष्ण षष्ठी तक ये शुभ हो जाते हैं। तब इन चंद्रमा का स्वरूप थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मित्रों, ये थे हमारे शुभ प्लैनेट। बाकी सूर्य, मंगल, शनि, मंगल, ये तीन प्लैनेट पाप प्लैनेट कहे गए हैं। सूर्य से ज़्यादा शनि एवं शनि से ज़्यादा मंगल पाप होते हैं। राहु एवं केतु
के बारे में, राहु केतु के बारे में महर्षि पराशर का मत है कि ये न्यूट्रल प्लैनेट होते हैं, क्योंकि ये जिस राशि में और जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं उस हिसाब से अपना फल देते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम हमें लग्न भाव, ये वाला भाव, ये केंद्र के भी भाव हैं और त्रिकोण के भी भाव हैं, इसलिए ये सर्वथा शुभ भाव है। इस भाव के स्वामी को सर्वथा शुभ कहा गया है कि कोई भी कुंडली, चाहे मेष से मीन तक कोई भी कुंडली हो, लग्न के स्वामी हमेशा शुभ ही होते हैं। लेकिन ये जो केंद्र के भाव हैं, ये भाव, ये भाव और ये भाव, ये इससे ज़्यादा सप्तम शुभ है और इससे ज़्यादा दशम भाव शुभ कहा गया है। अब मित्रों, समझना है हमें कि जो केंद्र के स्वामी होते हैं, अगर केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं तो वो अपना शुभत्व खो देते हैं। यानी केंद्र के भाव के स्वामी अगर शुभ ग्रह होते हैं तो वो अपना शुभत्व खो देते हैं, यानी पाप नहीं होते पर अपना शुभ असर छोड़ देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ 9 नंबर की राशि है तो इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो केंद्र के हैं और देवगुरु बृहस्पति का ये राशि है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति इस भाव के स्वामी हुए तो यह भाव न्यूट्रल हो गया, क्योंकि केंद्र के स्वामी जब भी कोई शुभ ग्रह होते हैं तो वो अपना शुभत्व खो देते हैं। पर वही जब केंद्र के स्वामी कोई पाप ग्रह हो जाते हैं, जैसे मंगल, शनि, सूर्य, तो वो अपना पापत्व खो देते हैं, यानी शुभ नहीं होते बल्कि पाप भी नहीं होते, यानी न्यूट्रल हो जाते हैं। तो हमें केंद्र के भाव को हमेशा हर ग्रह के लिए न्यूट्रल समझना है। अब अगर त्रिकोण के भाव को देखें तो 1 नंबर जो लग्न का भाव है, केंद्र का भी भाव कहा गया है और त्रिकोण का भी भाव कहा गया है, इसलिए लग्न सर्वथा सबसे शुभ भाव होता है। मित्रों, अगर कोई केंद्र का स्वामी त्रिकोण का भी स्वामी हो जाए तो वह अति शुभ प्लैनेट बन जाता है। यानी त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी सर्वथा शुभ ही होते हैं। त्रिकोण के स्वामी सर्वथा शुभ ही होते हैं, यानी 5, अगर 1 से हम गिनती शुरू कर दें तो 4, 5, तो ये भाव और ये भाव और ये भाव, तो ये इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तो सर्वथा सबसे शुभ होते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों के भाव स्वामी हैं। अब इससे शुभ ये भाव होता है, यानी अगर इन्हें पॉइंट दिया जाए तो ये 2 पॉइंट प्लस का 2 पॉइंट, तो ये +3 पॉइंट प्राप्त होते हैं। अब हमने यह समझा कि केंद्र के भाव में भी अगर इसे 1 प्लस दिया जाए तो ये
उससे ज़्यादा बेहतर और उससे भी ज़्यादा बेहतर, यानी केंद्र के भाव में तो हर ग्रह का जो भी राशि होगा वह न्यूट्रल रिजल्ट देगा। अब हम त्रिशदाया भाव के बारे में जानते हैं कि 3 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर, तीसरा भाव, छठा भाव, 11 भाव। अब यहाँ पर हमें भाव को नहीं देखना है, हमें राशियों को देखना है। ये तो भाव मैंने लिखा है, राशियां नहीं लिखी है, तो भाव को हमें नहीं लेना है। हमें जो यहाँ राशियां होंगी उस राशि के स्वामी को उतना शुभ या अशुभ समझना है। तो यहाँ 3 नंबर भाव को अशुभ, इसके जो स्वामी होते हैं वो सर्वथा अशुभ होते हैं, यानी 3 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर सर्वथा अशुभ रिजल्ट ही देते हैं। अगर इन्हें पॉइंट में गिनती किया जाए तो ये -1, इसे -2 और इसे -3 अंक दिया जाएगा, यानी ये अशुभ भाव है। इससे भी ज़्यादा अशुभ छठा भाव हो गया और इससे भी ज़्यादा अशुभ 11वां भाव हो गया। यानी ये 3 भाव के स्वामी जो भी होंगे वो खराब ही रिजल्ट देंगे, और खराब में ये भाव से ज़्यादा ये भाव खराब देगा और इससे ज़्यादा ये भाव 11th खराब रिजल्ट देगा। तो खराब की श्रेणी में इन्हें हम जानेंगे। अब दूसरा ग्रुप जो खराब का है वह दूसरा भाव, 12वां भाव एवं अष्टम भाव है। ये एक अलग ग्रुप है, ये भी खराब रिजल्ट ही देते हैं। लेकिन महर्षि पराशर ने दूसरे भाव और 12वें भाव के बारे में यह कहा है कि ये न्यूट्रल भाव हैं और इस भाव का रिजल्ट पर इस भाव में बनने वाला युति या इस भाव के स्वामी के युति एवं दृष्टि पर इस भाव का रिजल्ट मिलता है। लेकिन इसे हम अगर पॉइंट दिया जाए तो इसे हम देंगे -0.5, ये होगा -1, और अष्टम भाव को दिया जाएगा -1.5 पॉइंट, यानी इन 3 भावों में सबसे कम ये भाव, इससे थोड़ा ज़्यादा खराब ये भाव और इससे भी ज़्यादा खराब अष्टम भाव होता है। अब इस भाव के स्वामी या इस भाव पर कोई खराब ग्रहों की दृष्टि या इस भाव के स्वामी के साथ खराब ग्रहों की युति अगर हो जाए तो भाव अपना रिजल्ट खराब देने लगेगा। अगर इस भाव में शुभ ग्रह हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो यह भाव अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से हम 12वें को भी समझते हैं। अष्टम पर यह लागू नहीं होता है, अष्टम सर्वथा अशुभ भाव ही है, और इस ग्रुप में 2, 12 एवं 8 के ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा अशुभ प्लैनेट कहे गए हैं। तो मित्रों, अब हम समझते हैं कि मान लीजिए मेष लग्न, मैंने यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली बना के रखी है। अब मेष लग्न में मंगल होते हैं लग्न के स्वामी, तो मंगल तो शुभ ही होंगे, और इनकी दूसरी राशि आती है 8 नंबर। तो जो महर्षि पराशर कहे हैं कि लग्न के स्वामी को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, यानी जब मंगल यहाँ 1 नंबर के स्वामी है तो ये चूंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी है, इसलिए इन्हें अष्टमेश का दोष नहीं लगता। इसी प्रकार
इसी प्रकार अगर तुला राशि भी यहाँ है, तुला राशि, तो इनके भी दो राशियां हैं शुक्रदेव के, और इनकी भी दूसरी राशि अष्टम में आती है, और इसीलिए शुक्रदेव को भी यहाँ अष्टम का दोष नहीं लगता है। और मित्रों, मकर राशि, मकर लग्न एवं धनु, इन दोनों लग्नों में, धनु लग्न में अष्टमेश होते हैं चंद्रमा, एवं मकर लग्न में अष्टमेश होते हैं सूर्य। तो इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा को भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। यानी इस भाव का स्वामी अगर सूर्य है या चंद्रमा है तो उन्हें भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता, वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब हम मेष राशि को समझते हैं कि इसमें मंगल योग कारक ग्रह हो जाएंगे। मंगल ये योग कारक है। अब शुक्र को लेंगे तो दूसरा और सातवां, तो यहाँ तो शुक्रदेव केंद्र के स्वामी होकर अपनी शुभता खो चुके हैं, और दूसरा भाव में भी हमने पॉइंट की दृष्टि से देखे तो -5 यानी और मारक भाव, चूंकि अष्टम भाव आयुक्त का विचार हम करते हैं, और अष्टम से द्वादश यानी किसी भाव के द्वादश यानी 12वां भाव उस भाव का हानि करने वाला भाव होता है, इसलिए इस भाव को हम मारक भाव कहते हैं, और दूसरे भाव को भी मारक कहते हैं, क्योंकि भावत भावम के सिद्धांत से अष्टम से अष्टम यानी अष्टम से अष्टम तीसरा हुआ, और तीसरा का 12वां दूसरा हुआ, इसलिए इस भाव को भी हम मारक कहते हैं। इसलिए यहाँ मारक हो जाएंगे शुक्रदेव। शुक्रदेव मारक हो जाएंगे। अब बुधदेव तीन के स्वामी बुधदेव हैं, 3, 4, 5, 6। अब ये मेष लग्न के लिए सबसे ज्यादा मारक हो जाएंगे। दो, चूंकि यहाँ 1 पॉइंट और यहाँ 2 पॉइंट यानी माइनस के 3 पॉइंट, सबसे ज्यादा मारक मेष लग्न में बुधदेव हो जाएंगे। बुध मारक। अब चंद्रमा केंद्र के स्वामी हैं, तो शुभता तो खो चुके हैं, बट ये न्यूट्रल हो जाएंगे। 5वां सूर्यदेव केंद्र के स्वामी हैं, सबसे ज्यादा मेष लग्न के लिए योग कारक ग्रह हो जाएंगे सूर्य। और गुरु केंद्र के स्वामी हैं, और एक 12वां के स्वामी हैं। अब केंद्र के स्वामी है तो इनकी मूल त्रिकोण राशि, मित्रों मूल त्रिकोण राशि के बारे में भी समझना है कि जब किसी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि अगर अच्छे भाव में हो तो उसको वेटेज प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ धनु राशि मूल त्रिकोण राशि देवगुरु बृहस्पति की 9वें भाव में है, त्रिकोण भाव में है, और उनका दूसरा राशि यहाँ पर है। अगर पॉइंट के दृष्टिकोण से भी देखें तो इन्हें हम प्लस का 3 पॉइंट दिए हैं, और यहाँ -1, तब भी 2 पॉइंट ये गेन करते हैं, इसलिए सर्वथा योग कारक ग्रह होंगे। योग कारक। अब शनिदेव, मेष लग्न के लिए शनिदेव एक केंद्र के स्वामी हैं,
तो चूंकि केंद्र के स्वामी हैं इसलिए अपनी अशुभता को खो चुके हैं, शुभ भी नहीं हुए हैं लेकिन न्यूट्रल हैं, लेकिन यहाँ -3 पॉइंट गेन कर ये भी मारक हो जाएंगे। तो हमने पाया कि मेष लग्न के लिए मंगल योग कारक ग्रह हुए, सूर्य योग कारक ग्रह हुए, गुरु योग कारक ग्रह हुए और चंद्रमा न्यूट्रल ही कहा जा सकता है क्योंकि केंद्र के स्वामी है, और शुक्रदेव, बुधदेव, शनिदेव ये मारक ग्रह हुए मेष लग्न के लिए। अब इसी प्रकार से हम मिथुन लग्न को देखते हैं तो ये बुध देव इसके लिए सबसे ज्यादा योग कारक हुए, योग कारक, मारक, यहाँ योग कारक में बुध हो जाएंगे। 4 नंबर चंद्रमा, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। सूर्य ये मारक हो जाएंगे। लेकिन कम मारक होंगे। अब शुक्रदेव की राशि 1 7 और 1 2, तो ये भी योग कारक में आएंगे। शुक्रदेव, मंगल 8 और 1, ये सबसे ज्यादा मारक होंगे। मंगल प्रबल मारक। अब बृहस्पति 2 केंद्र के स्वामी हैं लेकिन इन्हें योग कारक ही कहा जाएगा। बृहस्पति 10 एवं 11। अब यहाँ देखिए, अगर इन्हें 1.5 पॉइंट दिया जाए माइनस का और ये 3 पॉइंट यहाँ पर गेन करते हैं और इनकी मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण में है, इसलिए ये सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह होंगे। शनि, बृहस्पति को सम, बृहस्पति सम हो जाएंगे। अब तुला लग्न के को देखते हैं। इस लग्न के लिए शुक्रदेव योग कारक होंगे। शुक्रदेव योग कारक। मंगल 8 और 1 ये मारक हो जाएंगे। मंगल मारक हो जाएंगे। 9 और 10। अब मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है और यहाँ है 9 और 12, तो देवगुरु बृहस्पति तुला लग्न के लिए सबसे ज्यादा मारक हो जाएंगे। मारक बृहस्पति ये सबसे ज्यादा मारक हो जाएंगे 9 और 12, यानी कि यहाँ -1 का पॉइंट और यहाँ -2, यानी सबसे ज्यादा मारक हो जाएंगे। 10 और 11। अब शनि सबसे ज्यादा योग कारक प्लैनेट होंगे तुला लग्न के लिए। बुध 3 और 6, मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर है लेकिन तब भी बुध को अधिक शुभता प्राप्त है, इसलिए बुध योग कारक होंगे। चंद्रमा सम की स्थिति में रहेंगे। चंद्रमा सम हो जाएंगे और सूर्य प्रबल मारक हो जाएंगे तुला लग्न के लिए।
अब धनु लग्न पर आते हैं तो बृहस्पति इस लग्न के लिए लग्नेश होते हैं। अब शनि को 10 एवं 11 मूल त्रिकोण राशि त्रिशुदया भाव में आता है, इसलिए ये मारक हो जाएंगे। शनि मंगल 1 एवं 8 मंगल योग कारक ग्रह होंगे धनु लग्न के लिए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि मंगल की यहाँ पर है। 2 और 7 ये प्रबल मारक हो जाएंगे शुक्रदेव धनु लग्न के लिए, जैसे कि तुला लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रबल मारक हो गए थे। बुध 2 केंद्र के स्वामी हैं तो लगभग सम रहेंगे, और चंद्रमा सम रहेंगे। सूर्य योग कारक ग्रह बनेंगे धनु लग्न के लिए। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप कुंडली के शुभ ग्रह को, सम ग्रह को एवं अशुभ ग्रह को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप अवश्य ही हमारे नंबर पर कमेंट करेंगे। आप निसंदेह हमसे पूछने का प्रयास करेंगे, हम अवश्य ही आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। एवं पाठ को नियमित अगर आप पढ़ते हैं तो निसंदेह आने वाले समय में आप ज्योतिष को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। मित्रों, मैंने मेष, मिथुन, तुला एवं धनु लग्न के बारे में बताया है। आप बाकी लग्नों को खुद से करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कुंडली में, हर कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उसे आप भली भांति समझ सकेंगे कि कौन सा ग्रह उस कुंडली के लिए शुभ है, सम है या अशुभ है। तो मित्रों, आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पाठ में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।